कभी सोचा है कि इस दुनिया में जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती कैसे रहती है? ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? तो दोस्तों, आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं में। ये चैप्टर न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में खत्म करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो दिमाग में आता है, देखो, न्यूट्रिशन यानी पोषण, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ये सारी प्रक्रियाएं किसी एक जीव को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन रिप्रोडक्शन यानी जनन, ये किसी एक इंडिविजुअल को जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी स्पीशीज यानी प्रजाति को जिंदा रखने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये पक्का करता है कि जीवन की ये कहानी आगे बढ़ती रहे। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, डीएनए और वेरिएशन को समझेंगे। फिर अलैंगिक जनन के सारे मेथड्स देखेंगे। उसके बाद पौधों और इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो जानेंगे। और आखिर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करेंगे। यह है हमारा आज का पूरा रोड मैप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी टॉपिक से। देखिए, रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले लाइफ के ब्लूप्रिंट को समझना होगा। वो ब्लूप्रिंट जो हर एक सेल के अंदर छिपा होता है। तो रिप्रोडक्शन में सबसे फंडामेंटल, सबसे पहली और जरूरी चीज क्या होती है? वो है डीएनए की एक कॉपी बनाना। आप डीएनए को एक रेसिपी बुक की तरह समझो, जिसमें बॉडी का डिजाइन कैसा होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो भाई, एक नई बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले उस रेसिपी बुक की एक कॉपी तो बनानी पड़ेगी ना। इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। डीएनए की जो कॉपिंग होती है ना, वो कोई 100% परफेक्ट प्रोसेस नहीं है। उसमें छोटी छोटी गलतियां या कह सकते हैं वेरिएशंस आ जाती हैं। और ये वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? मान लीजिए कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल तापमान वाले पानी में रहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का तापमान बढ़ गया तो क्या होगा? ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बैक्टीरिया में वेरिएशन की वजह से गर्मी सहने की ताकत आ गई है तो वो बच जाएंगे और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए वेरिएशन किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। चलिए अब बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के पहले टाइप की तरफ, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पूरी कहानी का हीरो सिर्फ एक ही जीव, एक ही पेरेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल तरीका है विखंडन यानी फिशन। ये दो तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्वि मतलब तो द्विखंडन में जैसा अमीबा में होता है, एक सेल टूटकर दो नए सेल बना देता है। जबकि बहु मतलब बहुत सारे, तो बहुखंडन में जैसा मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम में होता है, एक ही सेल एक साथ कई सारे डॉटर सेल्स में टूट जाता है। मेन डिफरेंस है बनने वाले नए सेल्स की संख्या का। यहाँ इन एनसीईआरटी डायग्राम्स में आप इन दोनों प्रोसेसेस को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में अमीबा का द्विखंडन है, देखो एक से दो बन रहे हैं, और राइट साइड में प्लाज्मोडियम का बहुखंडन, जहां एक ही पेरेंट सेल के अंदर कितने सारे नए सेल्स बन गए हैं। ये डायग्राम्स एग्जाम में बनाने के लिए आ सकते हैं। फिजन के अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जैसे स्पाइरोजीरा में होता है खंडन, जहां ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने पर खुद ही टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर है पुनर्जनन, जो प्लैनेरिया में देखने को मिलता है। ये तो कमाल का है। अगर प्लैनेरिया को कई टुकड़ों में काट भी दें तो हर एक टुकड़ा एक पूरा नया जीव बना सकता है। और तीसरा है मुकुलन, जैसा हाइड्रा में होता है, जहां बॉडी पर एक छोटा सा उभार, जिसे बड कहते हैं, वो निकलता है, बड़ा होता है और फिर एक नए जीव के रूप में अलग हो जाता है। अब बात करते हैं पौधों की। पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका मतलब है कि नया पौधा बीज से नहीं बल्कि पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे जड़, तना या पत्तियों से उगता है। ये जो ब्रायोफिल्म की पत्ती आप देख रहे हैं, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए कैसे पत्ती के किनारों पर ही छोटी छोटी कलिकाएं उग रही हैं। यही जमीन पर गिरकर नया पौधा बन जाएंगी। तो सवाल ये है कि किसान और माली इस मेथड को इतना क्यों यूज करते हैं? अरे इसके फायदे ही इतने हैं। पहला, इससे उगाए गए पौधों पर फूल और फल बीज से उगाए गए पौधों के मुकाबले जल्दी आ जाते हैं। दूसरा, जो पौधे बीज नहीं बनाते जैसे केला, गुलाब, उनको कैसे उगाएंगे? इसी मेथड से।
और एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है टिश्यू कल्चर, जिसमें पौधे के एक छोटे से हिस्से से हजारों डिजीज फ्री पौधे बनाए जा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका है बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। आपने ब्रेड पर लगी फफूंद तो देखी ही होगी। उस पर जो काले काले डॉट्स होते हैं ना, वो बीजाणुधानियां हैं। इनके अंदर होते हैं बीजाणु यानी स्पोर्स, जिनकी एक मोटी दीवार होती है जो उन्हें खराब कंडीशन से बचाती है। जब इन्हें सही नमी और जगह मिलती है तो ये उगकर एक नया जीव बना लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने समझ लिया। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्से की तरफ, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसकी शुरुआत हम करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स से। एक फूल जो होता है वो असल में पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस डायग्राम में देखिए, इसके जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो हैं पुंकेसर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्त्री केसर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पुंकेसर में परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और स्त्री केसर के अंदर होता है बीजांड या ओव्यूल। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहला स्टेप है परागण या पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन ग्रेन्स पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। फिर उस पॉलन ग्रेन से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जो बीजांड तक जाती है। इसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, निषेचन या फर्टिलाइजेशन, जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में। पौधों के बाद अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसकी कहानी शुरू होती है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की शुरुआत का संकेत है। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी को प्यूबर्टी कहते हैं। कुछ बदलाव लड़के और लड़कियों दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में बालों का उगना। लड़कियों में स्तनों का विकास और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। वहीं लड़कों में दाढ़ी, मुंह छाना और आवाज का भारी होना जैसे बदलाव देखे जाते हैं। इससे पहले कि हम हर एक ऑर्गन के फंक्शन को डिटेल में समझें, आइए इन डायग्राम्स पर एक नज़र डालते हैं। लेफ्ट साइड पर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और राइट साइड पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन डायग्राम्स को दिमाग में रखने से आगे की चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगले स्लाइड में इनके मेन पार्ट्स के फंक्शंस को देखते हैं। ये टेबल तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट सवाल आते हैं। मेल सिस्टम में वृषण यानी टेस्टीज का काम है शुक्राणु यानी स्पर्म्स बनाना, और ये वृषण कोश यानी स्क्रोटम में इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए बॉडी से थोड़ा कम तापमान चाहिए। ये सवाल एग्जाम में जरूर आता है। फीमेल सिस्टम में अंडाशय यानी ओवरी अंडे बनाती है और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब में होता है। ये पॉइंट भी रट लो। फर्टिलाइज्ड एग फिर गर्भाशय यानी यूट्रस में डेवलप होता है। अच्छा, जब भ्रूण यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है तो उसे खाना, ऑक्सीजन ये सब कहाँ से मिलता है? ये मिलता है अपरा यानी प्लेसेंटा से। ये एक स्पेशल डिस्क जैसा टिश्यू है जो माँ और बच्चे के बीच न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए एक कनेक्शन का काम करता है। प्लेसेंटा की डेफिनेशन एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। तो क्या होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता? देखो, हर महीने यूट्रस खुद को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। उसकी जो अंदर की परत है वो मोटी और स्पॉन्जी हो जाती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इस परत की कोई जरूरत नहीं रहती। तो ये परत टूट जाती है और वजाइना से ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी मंथली साइकिल को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो रिप्रोडक्शन से जुड़े हेल्थ एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है, और ये बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कई मेथड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। इनमें बैरियर मेथड्स हैं जैसे कॉन्डम्स, जो स्पर्म को एग तक पहुंचने ही नहीं देते। फिर हैं केमिकल मेथड्स जैसे हार्मोनल पिल्स, जो एग को रिलीज होने से रोकती हैं। कुछ आईयूसीडीज हैं जैसे कॉपर टी, जिन्हें यूट्रस में प्लेस किया जाता है। और आखिर में सर्जिकल मेथड्स हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में ट्यूबेक्टमी। तो दोस्तों, आखिर में एक सवाल। हमने ये तो समझ लिया कि रिप्रोडक्शन लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को समझने से हमें क्या मिलता है? ये नॉलेज हमें एम्पावर करती है, हमें ताकत देती है, ताकि हम अपने हेल्थ और अपने फ्यूचर के बारे में जिम्मेदार फैसले ले सकें।
और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है।